हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक इन आवर चैनल नीट अचीवर्स। यहाँ पर हम नीट के पेपर को डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक से हमने फिजियोलॉजी के पार्ट को कवर किया है पूरा। अब जो जूलॉजी में नेक्स्ट चैप्टर आता है दैट इज इवोल्यूशन। ध्यान से सुन लेना, इवोल्यूशन में इस बार बस एक ही क्वेश्चन आता है। इससे प्रीवियस ईयर्स में कभी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 3 तक भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इवोल्यूशन के अंदर इस साल क्वेश्चन जो आया था वो बताने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, इस चैप्टर को अच्छे से आपने अगर पढ़ा हो तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा आपसे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। और उससे पहले ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि बहुत लोग इन चैनल से जुड़े। अब देखिए ध्यान से, इवोल्यूशन के बारे में आपको थोड़ी बहुत बेसिक आइडिया अगर मैं दूं तो इवोल्यूशन बताती है किस तरह से कुछ प्रिमिटिव एनिमल्स ने इवॉल्व होके अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को जन्म दिया है। मतलब अगर डार्विन की थ्योरी अगर आपको याद हो तो आपको ये पता रहेगा कि सबसे बेसिक वहां पर वो बात करते हैं जिसको कहते हैं लीनिएज ऑफ डिसेंडेंट, ब्रांचिंग डिसेंट कहते हैं। मतलब एक कोई हमारा पूर्वज है, वो ब्रांच करके 3-4 पूर्वज बना रहा है, वो फिर अगेन आगे जाकर ब्रांच करके और नए नए ऑर्गेनिजम्स को बना रहा है। तो इसी इवोल्यूशन के जब आप आगे पढ़ेंगे तब आपको एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के नाम से एनसीईआरटी बहुत सारी बात बताएगी। उसी एविडेंस में 2 एविडेंस आता है। सबसे पहला है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, दूसरा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मीनिंग समझते हैं, वर्ड में ही मीनिंग है इसका। सबसे पहले बात करते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की। इसका मतलब यह है कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उससे अलग अलग ब्रांचेस बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाइवर्ज होने का मतलब क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है, वो डाइवर्ज होकर बहुत अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म बना रहा है। ये एक अलग ऑर्गेनिज्म है, ये एक अलग ऑर्गेनिज्म है, ये एक अलग ऑर्गेनिज्म है। अब ये जो डाइवर्ज हुआ है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये सारे जो डॉट हैं, ये सारे मैमल से मान लिया जाए। तो ये जो सेंटर में एनिमल था, इसको हम एंसेस्टर ऑफ मैमल्स कहेंगे। और यही एंसेस्टर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होने के कारण अलग अलग देखने वाले मैमल्स जैसे बने हैं। इस चीज को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। अब देखिए, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में 2-3 बात आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात, सपोज दैट कि ये जो सेंटर में एनिमल है, ये मैमल का एंसेस्टर है। तो जब ये डाइवर्ज करेगा तब इसके कुछ कुछ ऑर्गन्स डिफरेंट हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो मैमल यहां पर बनेगा, इसको नंबर 1 बोल दिया, इसको नंबर 2 बोल दिया। अगर नंबर 1 2 में डाइवर्ज हो रहा है, दूसरे एनिमल में डाइवर्ज हो रहा है, तब उसके जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होंगे, देखने में वो जैसा होगा, उसमें चेंजेस आएंगे। मतलब इवोल्यूशन जब होगा तो कुछ चेंजेस आएंगे स्ट्रक्चर में। उसी के ऊपर कंसेप्ट बेस्ड है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। ध्यान से समझेंगे, जब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है तो कुछ ऑर्गन के स्ट्रक्चर्स इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन आने के कारण चेंज होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन आए हैं वो कॉमन एंसेस्टर से, डिफरेंट स्ट्रक्चर में चेंज हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एडेप्टेशन हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। याद रखना, ये बात ट्रिक याद रखना, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहीं भी वर्ड सुनो सीधा दिमाग में आना चाहिए होमोलोगस स्ट्रक्चर। आगे मैं अभी आपको बताऊंगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहां भी आए तो उसके साथ वर्ड जोड़ देना है एनालॉगस ऑर्गन। डाइवर्जेंट के साथ होमोलोगस, कन्वर्जेंट के साथ एनालॉगस। अभी मैं बताऊंगा एनालॉगस क्या है, पहले इधर देखते हैं। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के कारण एक ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज आता है उसके ऑर्गन के स्ट्रक्चर में, और वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहां पर कोई एक स्ट्रक्चर रहा होगा, इतने सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बने, तो इसके स्ट्रक्चर में चेंज, इसके स्ट्रक्चर में चेंज, इसके स्ट्रक्चर में चेंज, इसके स्ट्रक्चर में चेंज, इसके स्ट्रक्चर में चेंज। अब यहां पर एक एग्जांपल में लेना चाहूंगा। जैसे आपको पता है कि व्हेल मछली जो होती है वो एक मैमल है। साथ ही साथ कॉन्ट्ररी हम एग्जांपल ले लेते हैं एक डॉग का। डॉग भी एक मैमल है और व्हेल भी एक मैमल है। लेकिन अगर आप व्हेल के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, व्हेल के फ्लिपर्स को देखेंगे, तो वहां पर उसके जो हाथ है व्हेल्स के, वो फ्लिपर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं पानी में स्विम करने के लिए। कॉन्ट्ररी अगर डॉग के हाथ को देखेंगे, डॉग के लिम्स को देखेंगे, तो वो अलग दिखेगा क्योंकि उसे लैंड पे चलना है। तो व्हेल के फ्लिपर्स अलग दिख रहे हैं और डॉग के हैंड लिम्स अलग दिख रहे हैं।
लेकिन फिर से बोलता हूं, लेकिन डॉग के लिम्स और व्हेल के फ्लिपर्स दोनों ही होमोलोगस ऑर्गन हैं, दोनों की कॉमन एंसेस्ट्री है। कॉमन एंसेस्ट्री क्यों? क्योंकि दोनों मैमल से आए हुए हैं। इसके बाद अगर क्वेश्चन आता है कि फ्लिपर्स ऑफ व्हेल एंड लिम्स ऑफ डॉग आर होमोलोगस ऑर्गन, तो आपको बोलना है यस दे आर होमोलोगस ऑर्गन। देखने में तो अलग है लेकिन इंटरनल एनाटॉमी सेम है। डॉग के हाथ के अंदर, डॉग के लिम्स के अंदर जिस तरह के बोन्स मिलेंगे, व्हेल्स के फ्लिपर्स में उसी तरह के बोन्स मिलेंगे। दोनों की कॉमन एंसेस्ट्री है, इसीलिए यहां पर लिखा है होमोलोगस ऑर्गन रिप्रेजेंट्स कॉमन एंसेस्ट्री। इसका मतलब एक बार फिर से पढ़ लेते हैं डाइवर्जेंट ऑर्गन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में, कि स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकली बट दे हैव कॉमन एंसेस्ट्री एंड आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन। यहां पर एक एग्जांपल देना चाहूंगा, एक प्लांट है बोगनविलिया और एक प्लांट है क्यूक्यूरबिटा। थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ क्यूक्यूरबिटा आर एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। ऐसा क्यों कहते हैं? क्लाइंबर मतलब आप समझ रहे, बेल जो होती है क्लाइंब करती है वो, थॉर्न्स आप समझ रहे कांटे। अब ये दोनों सेम एंसेस्टर से आए हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दोनों ही नोड से आए हैं। आपको पता है प्लांट में नोड्स होते हैं, नोड्स में मेरिस्टेम होता है, वही मेरिस्टेम थॉर्न्स को बना रहा है, वही मेरिस्टेम क्लाइंबर को बना रहा है। तो इस तरह से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहीं भी आए तो आपको बोलना है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पर सेम एंसेस्ट्री, दीज आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन। एग्जाम्पल में आपको थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया और क्लाइंबर ऑफ क्यूक्यूरबिटा देना है, या फिर टेंड्रिल्स ऑफ क्यूक्यूरबिटा देना है। टेंड्रिल्स और क्लाइंबर एक ही बात है। अब बात करते हैं जो नीट में क्वेश्चन आया है उस हिसाब से, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है। देखिए इसमें थोड़ा ट्रिक है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है, इसमें मैं इसको रब करता हूं, फिर से समझाता हूं। देखिए अलग अलग एंसेस्टर्स हैं, कोई मैमल है, अलग अलग एंसेस्टर है, लेकिन सेम फंक्शन करने के लिए वो कन्वर्ज होते हैं एक तरह के स्ट्रक्चर में। मतलब अगर आप एक बटरफ्लाई को देखेंगे उड़ते हुए तो आपको बटरफ्लाई का विंग दिखेगा, अगर आप एक बर्ड को देखेंगे उड़ते हुए आपको बर्ड का विंग दिखेगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अरे ये तो दोनों ही विंग हैं, दोनों ही उड़ने में काम आते हैं, तो इसका मतलब क्या बर्ड और बटरफ्लाई का सेम एंसेस्टर है, दोनों का इवोल्यूशन सेम तरीके से हुआ है? तो आंसर आता है नहीं। दोनों सेम क्यों दिख रहे हैं? सेम इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि दोनों का फंक्शन सेम है। तो यहां पर एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर विथ डिफरेंट एनाटॉमी लुक सिमिलर ड्यू टू कॉमन फंक्शन। मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई के विंग्स और बर्ड के विंग्स, दोनों के एनाटॉमी अलग है। बर्ड के विंग्स के अंदर आपको अलग अलग हड्डियां मिलेंगी, बटरफ्लाई का विंग्स आपको सेल से बना हुआ मिलेगा, तो दोनों का एनाटॉमी अलग है लेकिन दिख रहे हैं सेम, दोनों में उड़ने की कैपेसिटी। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू कॉमन फंक्शन। दोनों का फंक्शन उड़ना है, इसीलिए हमें लगता है कि दोनों सेम तरीके के ऑर्गन्स हैं। तो इस तरह के ऑर्गन्स जहां पर कोई कॉमन एंसेस्ट्री नहीं होती लेकिन वो दिखते सेम है, प्रतीत होता है हमें कि सेम, इस तरह के इवोल्यूशन को कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसका मतलब फंक्शन के हिसाब से ऑर्गन्स जो हैं वो सेम दिखते हैं, कन्वर्ज करते हैं, सेम दिखते हैं, तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और ये जो ऑर्गन्स हो गए, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और विंग्स ऑफ बर्ड मान के चलो, इन ऑर्गन्स को कहा जाता है एनालॉगस ऑर्गन। फिर से याद दिलाता हूं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देख के आपको बोलना है होमोलोगस ऑर्गन, एंसेस्ट्री सेम। आई एम सो सॉरी, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देख के आपको बोलना है होमोलोगस ऑर्गन, एंसेस्ट्री सेम। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देख के आपको बोलना है एनालॉगस ऑर्गन। कोई कॉमन एंसेस्ट्री नहीं, कॉमन इसलिए दिख रहा है क्योंकि कॉमन फंक्शन है। इसका एग्जाम्पल पूछा गया था नीट में, इसका एग्जाम्पल होता है स्वीट पोटैटो और पोटैटो। अगर आपने थोड़ी बहुत मॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी आपको पता होगा स्वीट पोटैटो जो एक रूट है, रूट का मॉडिफिकेशन है, और पोटैटो जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो क्या कॉमन है रूट और स्टेम में? कुछ भी, कुछ कॉमन नहीं है। एक रूट है, एक स्टेम है, इस वजह से इसको बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है
कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या फिर एनालॉगस ऑर्गन का क्या, स्वीट पोटैटो और पोटैटो। अभी इतना थ्योरी बताने के बाद क्वेश्चन देखते हैं नीट में क्या आया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं रीड आउट करता हूं आपको। तो क्वेश्चन है, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो represents a certain type of evolution. Select the correct combination of terms to explain the evolution. Number 1, homology and divergent. ध्यान से देखिए, होमोलॉजी डाइवर्जेंट क्या स्वीट पोटैटो को एक्सप्लेन करता है? नहीं एक्सप्लेन करता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है होमोलॉजी एंड कन्वर्जेंट, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई, होमोलॉजी के साथ डाइवर्जेंट होगा हमेशा, ये ऑप्शन भी हमने बाईपास कर दिया। नंबर 3, एनालॉजी एंड डाइवर्जेंट। आपको पता है एनालॉजी के साथ कन्वर्जेंट होता है, एनालॉजी के साथ डाइवर्जेंट नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन हम गलत कर देंगे। लास्ट ऑप्शन स्वीट पोटैटो और पोटैटो का दे रखा है एनालॉजी एंड कन्वर्जेंट। सही बात है, एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉजी और किस तरह का इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इस तरह से ये आंसर बन जाता है। आंसर नंबर 4, स्वीट पोटैटो और पोटैटो शो करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और एनालॉजी। तो ये ऑप्शन 4 सही आंसर है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है इवोल्यूशन से। चैप्टर से जुड़े रहें, जूलॉजी के आगे के और पोर्शंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी मोस्ट प्रोबेबली अगला लेक्चर होगा। तो साथ ही साथ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, फायदे में रहेंगे हम भी। और जैसा कि मैं लास्ट में कहता हूँ, स्टे मोटिवेटेड, पढ़ते रहिए, नीट का एग्जाम फोड़ते रहिए। थैंक यू।